Good morning students, how are you all? वेलकम टू द समृद्धि ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। मैं हूं तृप्ति पाराशर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वीडियो फॉर क्लास 9th लेक्चर 2 चैप्टर 1 दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 2 चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम फॉर क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में आपने 2 कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे जो कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको बताऊंगी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम शॉर्ट में सीपीयू भी बोल देते हैं एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस एंड कंट्रोलिंग वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। बेसिकली क्या कहा जाता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें जो सीपीयू होता है, सीपीयू जो है वो उस कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो थ्रू द सीपीयू होती है। जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सब कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी वर्किंग भी बताऊंगी, इसके स्टेप्स भी बताऊंगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस होता है। अभी तो इससे पहले जैसे आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा कि भाई इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, इनपुट एंटर करते हैं और फिर आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से आपको रिजल्ट मिल जाता है, मतलब आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन वो जो जब हम इनपुट कंप्यूटर में एंटर कराते हैं तो उससे आउटपुट कैसे बनता है, उससे रिजल्ट कैसे बनता है? उससे रिजल्ट ऐसे बनता है कि भाई वो इनपुट जो है वो कंप्यूटर में जाके प्रोसेस होता है। अब जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलता है? उसका रिजल्ट मिलता है। तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है? उसकी प्रोसेसिंग सीपीयू की हेल्प से होती है, सीपीयू के थ्रू होती है। तो उसके जो स्टेप्स हैं वो अब हम देख लेते हैं। तो द सीपीयू फॉलोज 4 स्टेप्स टू कंप्लीट इट्स साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सीपीयू में 4 स्टेप्स होते हैं जिसकी हेल्प से जो इंस्ट्रक्शन है, जो मतलब इनपुट है, वो प्रोसेस हो पाता है, एग्जीक्यूट हो पाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर 1 स्टेप है आपका, द फर्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। देखिए जो भी आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो वो एज एन इनपुट एंटर होता है कंप्यूटर में, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो जो भी आप डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में एज एन इनपुट, वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। तो सीपीयू का सबसे पहला स्टेप है कि जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर है वो उसको कलेक्ट करता है मेमोरी से। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मेमोरी में स्टोर हैं वो सारे क्या करता है? कलेक्ट करता है। फिर उनको क्या करेगा? फिर सेकेंड स्टेप है कि भाई जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस कलेक्ट करे हैं मेमोरी से वो उनको कन्वर्ट कर देता है डिकोडेड इन्फॉर्मेशन में। किस में कन्वर्ट करता है? डिकोडेड इन्फॉर्मेशन में। सो द सेकेंड स्टेप इज टू कन्वर्ट एंड ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू डिकोडेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? नंबर 1 में हमने क्या करा कि मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट किया। सेकेंड स्टेप में आपने उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर दिया और उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। कन्वर्ट कर दिया आपने उसको और मतलब उसको डिकोड कर दिया इन्फॉर्मेशन में। भाई इंस्ट्रक्शंस तो जो है वो मतलब डेटा के फॉर्म में है। अब जब आपने उसको कन्वर्ट करा तो वो इन्फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे द सेकेंड स्टेप इज टू कन्वर्ट एंड ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड इंस्ट्रक्शंस इनटू डिकोडेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है आपका द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर थर्ड स्टेप में जो आपने कन्वर्ट किया है इंस्ट्रक्शन, है ना, अब उसमें थर्ड स्टेप में उसका एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन में मतलब कि उसकी प्रोसेसिंग होगी। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर में एंटर करा कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, 2 + 3। सिंपल आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए। कैलकुलेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, है ना, उसमें भी तो प्रोसेसिंग हो रही है। तो मान लीजिए आपने जो है 2 नंबर्स को ऐड कराया, 2 + 3। ठीक है, तो आपने उसमें 2 एक इनपुट दे दिया, 3 इनपुट दे दिया। अब उसमें जो है एडिशन होना है तो मतलब वो प्रोसेसिंग होगी ना, तो उसमें क्या होगा कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होंगे? 2 + 3।
ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, उसका आउटपुट। तो ये जो उसका आउटपुट है वो बन गया हमारा फोर्थ स्टेप। द फाइनल स्टेप इज टू राइट बैक द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन स्टेप। द CPU write backs the results either to its own internal register or to the main memory of the कंप्यूटर। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा कि जो प्रोसेस हुआ है, जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, वो रिज़ल्ट जो कंप्यूटर की मेमोरी है या फिर कंप्यूटर में जो इंटरनल रजिस्टर होते हैं उसमें जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है, उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। तो द CPU राइट बैक्स द रिजल्ट्स आइदर टू इट्स ओन इंटरनल रजिस्टर और टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब CPU की वर्किंग आपने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में समझ ली। देयर आर ओनली 4 स्टेप, मतलब ये एक साइकिल है 4 स्टेप्स की जो बार बार इसमें रिपीट होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करा, आपने मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कलेक्ट किया। सेकेंड स्टेप में आपने उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर दिया डिकोडेड इन्फॉर्मेशन में। थर्ड स्टेप में आपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट में मतलब कि प्रोसेसिंग हो गई। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। और जब रिजल्ट मिला वो या तो कंप्यूटर की इंटरनल रजिस्टर में स्टोर हो जाता है या फिर उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो ये वर्किंग है CPU की, जिस तरह से कंप्यूटर में वर्क होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं CPU के अंदर ही का पार्ट है ये, इसमें स्टोरेज मेमोरी और क्या कहते हैं स्टोरेज मेमोरी के बारे में आपको बताया। तो स्टोरेज मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। स्टोरेज मेमोरी में आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सो दिस यूनिट स्टोर्स ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शंस मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज जनरली ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी, उसको हम मेन मेमोरी भी बोल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी यूज़र है अगर वो डेटा एंटर कर रहा है तो वो डायरेक्टली जाकर उसकी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इस स्टोर हो जाता है का मतलब है कि वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो CPU है वो उसकी मेन मेमोरी से ही इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, इट स्टोर्स दोज प्रोग्राम्स and data that is currently in use by the CPU by communicating directly with the CPU, and it consists of random access memory and read only मेमोरी। तो ये क्या करता है, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, रैम और रोम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं रैम क्या होता है। ये आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो रैम क्या है, रैम टेम्परली स्टोर्स डेटा व्हाइल द CPU इज़ वर्किंग ऑन इट। रैम क्या करता है कि डेटा को टेम्परली स्टोर करता है, जब तक कि CPU का उस पर काम चल रहा है तब तक ही रैम जो है वो उस डेटा को स्टोर करता है। तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब यहाँ पर 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं कि जब तक कि उस पर पावर सप्लाई रहता है सिस्टम पे, ठीक है, जब तक कि मेमोरी में मतलब पावर सप्लाई रहेगा, सिस्टम पे पावर सप्लाई रहेगा, तब तक आपका डेटा स्टोर रहेगा। और जैसे ही पावर सप्लाई चला जाएगा, मतलब लॉस ऑफ पावर सप्लाई होगा, तो आपका जो डेटा है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब डिसअपेयर हो जाएगा। तो रैम टेम्परली स्टोर्स डेटा व्हाइल द CPU इज़ वर्किंग ऑन इट। सिंस इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी द डेटा इज़ लॉस्ट ऑन लॉस ऑफ पावर सप्लाई। तो ये वॉलेटाइल मेमोरी है, इसीलिए इसका जो डेटा है, और अगर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें अगर लॉस ऑफ पावर सप्लाई हो गया तो जो डेटा है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब रैम भी यहाँ पर 2 टाइप की होती हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। देखिए स्टैटिक रैम में क्या होता है कि स्टैटिक रैम तब तक डेटा को कीप करता है जब तक कि पावर उसमें आ रही है, एज लॉन्ग एज द पावर इज़ ऑन, ठीक है। और ये फास्ट एक्सेस भी देता है डेटा का। स्टैटिक रैम हम ये बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो गिव्स अ फास्ट एक्सेस टू डेटा। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर रजिस्टर्स इन CPU एंड फास्ट कैश मेमोरी, है ना। तो SRAM जो होता है कीप्स द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज ऑन। नेक्स्ट है आपका डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को हम ये बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक रैम से थोड़ी सी स्लोअर होती है बिकॉज इट इज़ स्मॉलर। डायनामिक रैम इज़ स्मॉलर एंड मच स्लोअर देन
स्टैटिक रैम। इट ऑल्सो स्टोर्स डेटा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए डेटा स्टोर करती है। देयरफॉर डेटा स्टोर्ड इन डायनेमिक रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। मतलब अगर हम डायनेमिक रैम में डेटा स्टोर करते हैं तो उसको हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, इवन व्हेन द पावर इज़ ऑन। अगर पावर ऑन भी है तब भी आपको उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब तक ही, क्योंकि आपका डेटा स्टोर रहेगा कंप्यूटर में। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज डायनामिक रैम इज जनरली यूज फॉर द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि इसका स्मॉलर साइज है इसीलिए इसको जो है मेन मेमोरी में यूज़ किया जाता है। तो आपको रैम समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका रोम। रोम होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि वॉलेटाइल का मतलब ये था कि जैसे ही पावर सप्लाई लॉस हुई वहाँ से वो डेटा चला जाता है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपका डेटा लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए डेटा सेव रहता है रोम में। तो रोम हो गई आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डेटा इज़ नॉट लॉस्ट ऑन लूजिंग पावर सप्लाई। अब यहाँ पर रोम जो है वो आपको 3 टाइप्स की बताई हुई हैं। एक होता है आपका पी रोम, एक होता है आपका ईपी रोम, एक है आपका डबल ईपी रोम। तो पी रोम हम देख लेते हैं क्या होता है। पी रोम इज़ अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन दिस कैन नॉट बी इरेज्ड। अगर पी रोम में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है तो वो इरेज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका ईपी रोम, इसको हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि एक्सपोजर टू यूवी लाइट कैन इरेज द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन ईपी रोम। अगर ईपी रोम में कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है तो आप उसमें यूवी लाइट के एक्सपोजर से जो है इरेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम में क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिकॉर्ड है डबल ईपी रोम में तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं। तो अभी आपने मतलब ये जो तीनों पढ़े उसमें अलग अलग टाइप से जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इरेज है वो हो सकती है। मतलब पी रोम में तो इन्फॉर्मेशन इरेज हो ही नहीं सकती, ईपी रोम में इरेज हो सकती है। ठीक है, कैसे इरेज हो सकती है, यूवी लाइट के थ्रू। डबल ईपी रोम में आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बताया कि मेन मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी का मतलब जो मेन मेमोरी के अलावा होते हैं। देखिए जैसे आप लोग पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, आप लोग फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं, आप लोग CD रोम्स यूज़ करते हैं, DVD आप लोग यूज़ करते हैं, है ना, बहुत सारे ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं। तो वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी जिसको आपको अलग से यूज़ करना पड़ता है, अलग से डेटा मतलब स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वो हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पर कुछ यूनिट दे रखी है मेमोरी की, तो आप ये देख सकते हैं कि 1 बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। ये आप जस्ट एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। जैसे 1 बाइट में, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 बाइट में 8 बिट्स, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स। तो ये हैं, ये आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो ये और भी होते हैं लेकिन अभी आप इतना ही याद रखेंगे तो उतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये भी CPU का पार्ट होता है। कंट्रोल यूनिट जो है आप कंट्रोल के नाम से समझ रहे होंगे कि ये कंट्रोल करता है चीज़ें, मीन्स कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द CPU एंड गाइडिंग अदर मैकेनिज्म्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये CPU में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये उनको मैनेज करता है, उनको मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो अदर टास्क होते हैं CPU के थ्रू उनको क्या करता है, गाइड करता है। तो दिस इज बेसिकली अ कंट्रोल unit, or it collects instructions from memory and converts them into signals for controlling other parts of the computer. So these signals transfer data between memory and ALU or activate peripherals to perform input or output operation. Basically आप इतना याद रखिए कि जो control unit है, it is responsible for managing the operations of the CPU and guidance other mechanism for the completion of specific task.
नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो देखिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या है कि ALU जो है उसमें कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, मतलब जो अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको अभी एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें ये ALU की हेल्प से ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, है ना। तो जैसे जो भी टास्क परफॉर्म होना है फिर वो प्रोसेस होता है ALU के थ्रू। अभी मैं आपको एक आगे अभी टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगी, जैसे इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है ना, ये तो लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, है ना। तो अब आपने इसका नाम देखा ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक में सारे आपके ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ गए, और लॉजिक में आपके इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये डिफरेंट लॉजिकल कंपैरिजंस हैं जो कि लॉजिकल यूनिट में आ गए और अर्थमेटिक में ये सारे आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है CPU के थ्रू परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। IPO साइकिल। IPO साइकिल में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि CPU क्या कहाँ वर्क कर रहा है। आपने मतलब अभी जितना भी पूरा इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपको इस छोटे से डायग्राम में आपको पता चलेंगी कि ये कैसे वर्क करता है। अभी तो आपने सारी सिंगल सिंगल चीज़ें एक एक बार में पढ़ ली कि ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है। अब ये एक साथ कैसे वर्क करता है ये आपको IPO साइकिल में पता चलेगा। तो IPO साइकिल इज बेसिकली स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट साइकिल, इसलिए इसका नाम यहाँ पर IPO है, क्योंकि IPO का फिर आप सोचेंगे IPO की फुल फॉर्म क्या है, तो IPO इज अ इनपुट आउटपुट साइकिल। तो IPO साइकिल इज बेसिकली वर्क्स ऑन द IPO प्रिंसिपल, दैट इज इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। अब आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, देखिए जो एक बड़ा ब्लॉक है उसमें लिखा है CPU, उसके अंदर एक ब्लॉक है उसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट, फिर उसके नीचे एक ब्लॉक है वो है ALU, जिसमें आपके रिवर्स एरो लगे हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट में आप देखेंगे इनपुट डिवाइसेस, राइट में आप देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड है, बॉटम में आप देखेंगे मेन मेमोरी, दैट इज अ प्राइमरी मेमोरी, और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे जो CPU से कनेक्टेड है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, स्टेप्स में वर्क होता है, कि स्टेप्स में काम होता है। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी स्टेप्स में वर्क करती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टेप 1 है इसका, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना लेफ्ट में इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट हम देख लेते हैं। स्टेप 1 है आपका इनपुट, क्योंकि जब तक आपके कंप्यूटर में इनपुट नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, चीज़ें प्रोसेस कैसे होंगी, इसीलिए आपका स्टेप 1 है इनपुट। तो फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड्स डेटा टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बेटा कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए आपको कंप्यूटर में इनपुट, या हम ये कह सकते हैं आपको डेटा तो एंटर करना ही पड़ेगा, तभी वो आगे प्रोसेस हो सकता है। तो स्टेप 1 में हम देखेंगे द फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड्स डेटा टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। स्टेप 2 है इसका प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर को डेटा रिसीव हुआ, है ना, जब उसको इनपुट मिला तो उसके बाद क्या स्टेप आएगा, आपका प्रोसेसिंग होगी। अब हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होगी। द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस गोज टू द CPU। जो भी डेटा जो डेटा है वो इनपुट डिवाइसेस से कहाँ गया, CPU में गया, ठीक है। अब उसके बाद जो CPU, क्योंकि सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, और मैंने आपको बताया था कि CPU वर्क कैसे करता है, अभी हमने पढ़ा था। तो द CPU वर्क्स इन फॉलोइंग मैनर टू कंप्लीट अ टास्क। लेकिन इन सब से रिलेटेड जो भी मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाया ना प्रीवियस स्लाइड में, तो CPU देखो सब ये पूरा CPU है, CPU के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे हो। तो CPU इनके साथ कैसे काम करता है ये हम देख लेते हैं। तो द कंट्रोल यूनिट रिसीव्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। आप ये देखिए कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहा है मेमोरी से, है ना, ये आप देख रहे हैं। ये कंट्रोल यूनिट जो है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रिसीव कर रहा है। यहाँ पर ये रिवर्स एरो लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इट देन इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट्स द नेसेसरी डेटा टू बी मूव्ड फ्रॉम द मेमोरी टू द ALU। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस को जो भी उसको मिलता है उसको इंटरप्रेट करता है, और फिर ये डायरेक्टली उसको कहाँ भेज देता है, ALU में, ठीक है। अब ये जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस मिले यहाँ पे, जैसे मेन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से, फिर ये उनको कहाँ भेज देगा, ALU में। आप ALU में देख रहे हैं यहाँ पर एरो बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट में जो सारी चीज़ें आई उसको इंटरप्रेट करके ये कहाँ भेज रहा है, ALU में भेज रहा है। उसके बाद ALU अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब ये ALU ब्लॉक जो है इसके अंदर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। उसके बाद द मेमोरी स्टोर्स
द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। और जब यहाँ पर ALU में सारे मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ये दोबारा जो रिजल्ट है ये मेमोरी में चला जाएगा, है ना, मेमोरी में दोबारा से स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब स्टेप 3 आप देख लेंगे, आउटपुट। द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स डिस्प्लेइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑन द आउटपुट डिवाइसेस। अब फिर ये स्टेप 3 में जो भी मतलब आपका ऑपरेशन निकल के आया, अब वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है आपके इसमें जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें आपको आउटपुट शो हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो पॉज कर ये डायग्राम अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें, मतलब ड्रॉ कर लें, अगर एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसमें 3 स्टेप समझ में आ गए। फर्स्ट इज़ इनपुट, सेकेंड इज़ प्रोसेसिंग एंड थर्ड वन इज़ आउटपुट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशंस, देखिए कंप्यूटर के यूजेस आप खुद ही समझ सकते हैं कि नाउ डेज कंप्यूटर कितना ज़्यादा मतलब बूम पर है। कंप्यूटर के बिना नाउ वी कांट इमेजिन आवर लाइफ, है ना, हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको यहाँ पर छोटे से मतलब 4-5 एग्जांपल्स दे रखे हैं, बाकी कंप्यूटर तो वैसे हर फील्ड में ही है। तो देख लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर यूज़ होते हैं। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैसे यूज़ होते हैं कि ये टीचर्स को हेल्प करते हैं असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, है ना, और ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लोर करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब रिज़ल्ट बनता है तो रिज़ल्ट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, ग्रेड ट्रैक करने के लिए, सर्कुलर्स निकालने के लिए यूज़ होता है स्कूल में, है ना, और अकाउंट सेक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। आपके स्कूल्स में होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे आपका अकाउंट सेक्शन होगा वहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स लगे होते होंगे, है ना। तो वो ये सारी चीज़ें आजकल कंप्यूटर बेस्ड होती हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। हॉस्पिटल्स में कैसे होते हैं, पूरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। पेशेंट्स की जो होते हैं उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड करने में, उसको मेंटेन करने में यूज़ होते हैं। डिसीज़ेस को डायग्नोस करने के लिए यूज़ होते हैं, है ना। पेशेंट्स की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक्स में कैसे होते हैं कि देखिए न्यू अकाउंट्स ओपन करने के लिए, मैनेज करने के लिए उनको, है ना, और कोई भी अगर कस्टमर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैनेज करने के लिए, है ना, किसी भी कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, अगर मतलब बैंक में कोई सर्विस है तो ना उसको उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, सर्विस ऑफर करने के लिए बैंक में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ होता है, एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है, प्रिसीशन के लिए यूज़ किया जाता है, रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, रॉकेट्स की लॉन्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है ना, मतलब उनके डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है, ठीक है। पब्लिशिंग में यूज़ किया जाता है। पब्लिशिंग में कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स हैव बिकम नाउ इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पब्लिशिंग वर्ल्ड, लाइक एडिटिंग, टाइप सेटिंग, प्रिंटिंग, इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर्स का यूज़ होता है एंड सो ऑन। और भी अगर मतलब कई सारी जगह हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। आई थिंक कोई भी शायद ऐसी अब जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। इसीलिए कंप्यूटर आजकल लोगों को इतना ज़्यादा उसके बारे में अवेयर कराते हैं, इतना ज़्यादा उसको पढ़ाते हैं कि हमें आज के टाइम में कंप्यूटर एटलीस्ट चलाना तो आना ही चाहिए। आप, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, कुछ टॉपिक्स फिर आप ये सोचते हैं हम बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप एक लेक्चर एक साथ देखो, एक साथ पढ़ो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। जैसे कि देखिए इसमें कई सारी चीज़ें आपस में लिंक थी। आपने इनपुट डिवाइसेस अलग से पढ़े, आपने आउटपुट डिवाइसेस अलग से पढ़े, फिर आपने आईपीओ साइकिल में सारी चीज़ें एक साथ पढ़ी। तो अगर आप एक साथ एंड तक पढ़ोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप स्टडी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने सीपीयू, आईपीयू साइकिल, मेमोरीज, इन सब की नॉलेज अच्छे से ले ली।
तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम फिनिश होता है। एज आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैंने अपना ये जो चैप्टर 1 है, आपका चैप्टर 1 मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया था, तो आज आपका चैप्टर 1 इस लेक्चर में फिनिश होता है। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 2। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।